यह काफी गर्म दिन है। आसमान में न तो बादल हैं और न हवा ही चल रही है। अभी सुबह का ही समय है, लेकिन अभी भी वातावरण काफी गर्म है। लेकिन इतना गर्म मौसम भी वज्रगिरी के नागरिकों के उत्साह को कम नहीं कर पाया है। शहर के सभी नागरिक नगर के मध्य में बने बड़े से मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। शहर का हर स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा उस मैदान में एकत्रित है। आज यक्षलोक के एकमात्र गुरुकुल यक्ष गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा इस मैदान में होनी है। यक्ष गुरुकुल की प्रतिष्ठा पूरे यक्षलोक में राज परिवार से भी बढ़कर है। इस गुरुकुल में यक्षलोक के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली लोग आचार्य के पदों पर सुशोभित हैं, जो छात्रों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति के विकास और युद्ध विद्या के बारे में ज्ञान देते हैं। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति का चयन यक्ष गुरुकुल के लिए हो गया, उसका एक महान योद्धा बनना तय है। यक्ष गुरुकुल में प्रवेश पाने के केवल दो ही मार्ग हैं। प्रथम कि आप युद्ध में अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन करें, और दूसरा यक्ष गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा। यक्ष गुरुकुल हर तीसरे साल नए प्रशिक्षुओं के लिए आवेदन मंगवाता है, जिसमें प्रवेश करने के लिए आपकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और साथ ही आपकी चेतना कम से कम आपके द्वितीय चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र में होनी चाहिए। चूंकि यक्षाण में मनुष्यों का दैत्यों तथा दानवों के साथ युद्ध चल रहा है, अतएव उन्हें अधिक से अधिक और योग्य प्रशिक्षुओं की आवश्यकता रहती है, जो अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजकीय सेना में सेवाएं देते हैं। इस प्रतियोगिता में किसी भी वर्ग का व्यक्ति भाग ले सकता है और यह प्रतियोगिता राज परिवार की देख-रेख में करवाई जाती है। इस बार राज परिवार की ओर से राजकुमारी शिविका राज प्रतिनिधि बनकर वज्रगिरी आई है, जो इस समय मैदान के बीच बने एक बड़े से लकड़ी के निरीक्षण मंच पर बैठी आवेदक प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन देख रही है। उसकी बाईं और वज्रगिरी नगर का प्रमुख शिवदत्त, जबकि दाईं ओर उसकी धायमान सुशीला बैठी हुई हैं। आधे से अधिक आवेदकों की परीक्षा हो चुकी है और हम एक भी प्रशिक्षु नहीं ढूंढ पाए, धायमान ने व्याकुल स्वर में कहा। गुरुकुल में प्रवेश करना इतना भी सरल नहीं है धायमा। यह यक्षलोक की सबसे कठिन परीक्षा होती है। राजकुमारी शिविका मुस्कुराते हुए बोली। उसकी नजर निरीक्षण मंच के ठीक नीचे ही प्रतियोगिता के लिए बनाए गए दूसरे मंच पर टिकी हुई है, पर इनमें से भी तो कोई भी प्रथम चरण को ही पार नहीं कर पाया है। धायमा फिर बोली। प्रथम चरण में मात्र प्रशिक्षुओं की योग्यता की जांच की जाती है। अभी प्रतियोगिता पूर्ण नहीं हुई है धायमा। अंतिम आवेदक की परीक्षा तक आपको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी आप भी जानती हैं कि आधे दर्जन योद्धा ढूंढ पाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कहते हुए शिविका ने दोबारा अपनी नजरें प्रतियोगी मंच पर टिका दी। प्रतियोगिता के लिए बनाए गए मंच के बीच में राजकुमारी शिविका का एक सहायक खड़ा है। उसके ठीक बगल में ही एक श्वेत स्फटिक शिला रखी है, जिसका आकार बेलनाकार है। दूर से देखने पर यह किसी सफेद शिवलिंग की तरह लग रहा है। यह एक तरह का जादुई उपकरण है, जो आवेदक प्रशिक्षुओं की योग्यता को जांचने के काम आता है। आने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को अपना हाथ इस पत्थर पर छुआना होता है। यदि प्रशिक्षु गुरुकुल में प्रवेश के योग्य होता, तो शिला का रंग परिवर्तित होकर काला हो जाता, अन्यथा यह सफेद ही बना रहता। यह योग्यता जांचने का प्रथम चरण है। एक बार इस चरण को पार कर लेने के बाद अगले चरण में परीक्षार्थी की स्फूर्ति और बल को मापा जाता है। मैदान में इतनी भीड़-डाच होने के पश्चात भी चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आधे से अधिक आवेदकों की परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन एक भी प्रशिक्षु प्रथम चरण को भी पार नहीं कर पाया है। यद्यपि यक्ष गुरुकुल में प्रवेश पाना इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी वज्रगिरी महान योद्धाओं का नगर माना जाता है और इस प्रकार एक भी प्रशिक्षु का चयन न होना पूरे शहर के लिए सम्मान के संकट में पड़ीडीडीएच जाने का प्रश्न है। अगला आवेदक गजेंद्र, मैं हूं। परीक्षा ले रहे सैनिक की बात खत्म होते ही एक युवक की आवाज आई। यह एक दुबला सा लड़का है, जिसने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। लड़का कदाचित संकोची स्वभाव का है। अपने आसपास जमा भीड़ को देखकर वह सिर झुकाए प्रतियोगी मंच तक आया। तुम ठीक हो? उसकी घबराहट को भांपकर वो सैनिक उसके पास आया।
हाँ, मैं ठीक हूं, लड़ने ने कहा। बढ़िया, सैनिक मुस्कुराया। अब अपने दाहिने हाथ से इस ब्रह्म प्रतीक को स्पर्श करो। ये अधिक कठिन नहीं है और फिर हमें पता चलेगा कि तुम गुरुकुल में प्रवेश के योग्य हो या नहीं। ठीक है, कहते हुए उस युवक ने अपनी आंखें मींच लीं और अपना दाहिना हाथ शिवलिंग जैसे दिख रहे उस ब्रह्म प्रतीक के ऊपर रख दिया। अगले ही क्षण सबकी आंखें ब्रह्म प्रतीक पर जाकर ठहर गईं। हर किसी की सांसें परिणाम जानने के रुकी हुई हैं। गजेंद्र, अपना हाथ हटा लो, तुम इस बार गुरुकुल में प्रवेश नहीं पा सकते। कुछ देर बाद ब्रह्म प्रतीक का रंग न बदलते हुए देखकर सैनिक ने उस युवक से कहा, क्या? चौंकते हुए गजेंद्र ने आंखें खोली और आश्चर्य से ब्रह्म प्रतीक को देखा, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि ब्रह्म प्रतीक ने उसे अयोग्य माना है। वो जड़वत वहीं पर खड्डाहा रहा। सैनिक ने उसकी ओर देखा और एक आह छोड़ी। वो जानता था कि गुरुकुल में प्रवेश पाना यक्षलोक के युवकों के लिए कितना महत्व रखता है। तुम अगली बार प्रयास कर सकते हो, सैनिक ने गजेंद्र को सांत्वना देते हुए कहा। नहीं, मेरी वह सीमा आवश्यक आयु वर्ग को पार कर जाएगी। ये मेरा अंतिम अवसर है। युवक फीकेपन से मुस्कुराया और मंच से नीचे उतर गया। सौरभ, कार्तिक, कुलदीप, संतोषी, कामिनी, संदीप, जयदीप, संयोग परीक्षा लगातार आगे बढ़ती रही, लेकिन कोई भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया। असफल, असफल, हर बार यही परिणाम रहता। लगातार हो रहे असफल प्रयासों से वातावरण तनावपूर्ण हो गया। यहां तक कि राजकुमारी शिविका, जो धाय मां को धैर्य रखने की सलाह दे रही है, उसका धैर्य भी अब चूकने लगा। उसके चेहरे पर गहन शोक का भाव तैर रहा है, विशेषतः तब जब वो मंच से असफल लौट रहे युवाओं के शोकाकुल चेहरे देख रही है। वो सच में उनके लिए कुछ करना चाहती है, परंतु यक्ष गुरुकुल के नियमों में परिवर्तन करना उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, या कहें तो राजा के अधिकार में भी नहीं है। अतएव असहाय होकर शोक करने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो। अचानक भीड़ में से एक कड़क आवाज आई। उस आवाज में भरपूर क्रोध की झलक है। अचानक आई इस आवाज ने हर किसी को चौंका दिया। हर किसी की नजर उस आवाज की दिशा में उठ गई। मंच से निरीक्षण कर रही राजकुमारी शिविका भी इसका अपवाद नहीं है। तुरंत ही भीड़ ने दो हिस्सों में बंटकर रास्ता छोड़ दिया और लड़की ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उस लड़की की उम्र अभी 12 साल रही होगी। उसने हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे और उसके काले बाल सिर के पीछे जूड़े में बंधे हुए हैं। सौंदर्य प्रसाधनों से रहित उसका चेहरा बहुत ही निश्चल और भोलापन लिए है, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए वो मैदान में जमा भीड़ को देख रही है। मैदान में जमा हर व्यक्ति भी इस वक्त उस लड़की को ही घूर रहा है। यहां तक कि राजकुमारी शिविका, जो निरीक्षण मंच से निकलकर बाहर आ चुकी है, वो स्वयं भी त्योरियां चढ़ाकर उसे ही देख रही है। इसलिए नहीं कि वो देखने में बड़ी प्यारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके कंधे पर एक बड़ा सा सोने का फरसा रखा हुआ है, जो आकार में लगभग उसकी ऊंचाई के बराबर है। उस लड़की के अगल बगल एक लड़का और एक लड़की हैं, जिनकी उम्र राजकुमारी शिविका के ही बराबर थी। उनके चेहरे पर डर, खुन्नस और परेशानी के मिले जुले भाव हैं। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि अंशुमान की बहन शीतल है, और उसके पीछे खड़े दोनों लोग देवेश और देवप्रिया हैं। देवेश, देवप्रिया और विजय अनाथ बच्चे हैं, जिन्हें दिलीप ने उनके बचपन में ही गोद ले लिया था। शीतल की आंखें अचानक राजकुमारी शिविका पर जाकर ठहर गईं और उसकी निश्चल सी आंखों में क्रोध उतर आया। उसने अपने दोनों हाथों से फरसा उठाया और शिविका की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम ही राजकुमारी शिविका हो? शीतल का सवाल सुनकर शिविका पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर आश्चर्य से बोली, हाँ, मैं ही शिविका हूं, परंतु तुम कौन हो? राजकुमारी, यह शीतल है, उस मूर्ख अंशुमान की छोटी बहन और दिलीप की पोती। राजकुमारी शिविका की बात पूरी होते ही उनके बगल में खड़ा शिवदत्त बोला। वही शीतल को अपनी ऊंचाई के बराबर का फरसा पकड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थिरक रही है। खबरदार, जो मेरे भाई को दोबारा मूर्ख कहने का साहस किया तो मैं इसी फरसे से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी, शीतल क्रोधित स्वर में शिवदत्त से बोली। शीतल,
अंशुमान की बहन। राजकुमारी शिविका छोटी बच्ची का परिचय पाकर अचंभित हो गई। उसने आश्चर्य से शीतल से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से दादाजी ने भाई को कमरे में बंद कर दिया है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। शीतल क्रोध से फुंफकारी। क्या? दिलीप जी ने अंशुमान को कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन क्यों? शीतल की बात सुनकर राजकुमारी शिविका आश्चर्य में पड़ीडीएच गई। ठीक उसी क्षण शीतल ने फरसे का भरपूर हाथ घुमाकर शिविका पर वार कर दिया। इस अचानक हुए प्रहार के कारण शिविका चौंक गई। उसे आशा नहीं थी कि शीतल सच में उस पर हमला कर देगी, अतः उसने तेजी से अपने कदम पीछे हटा लिए। शीतल का वार चूक गया और फरसा जमीन में धंस गया। घटनाक्रम में अचानक हुए इस परिवर्तन से हर कोई स्तब्ध रह गया। शीतल ने यक्षलोक की राजकुमारी पर आघात किया। हर किसी की सांसें जैसे जम सी गई हैं। हर कोई अचंभित है, यहां तक कि देवेश और देवप्रिया भी स्तब्ध रह गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। ऐसा लग रहा है मानो एक क्षण के लिए समय ही रुक गया हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शीतल ने गुस्से में जमीन में गड्ढा फरसा निकाला और फिर से राजकुमारी शिविका पर आक्रमण कर दिया। छोटी मालकिन, रुक जाइए। छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए। देवेश और देवप्रिया चिल्लाए और शीतल को रोकने के लिए दोनों उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक शीतल राजकुमारी शिविका पर वार कर चुकी थी। मूर्ख लड्डकी, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? कहते हुए शिवदत्त राजकुमारी शिविका के आगे आ खड़ा हुआ और इससे पहले कि शीतल का फरसा हवा में नीचे आ पाता, शिवदत्त ने अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हुए हवा का एक गोला बनाया और शीतल पर वार कर दिया। वो शक्ति सीधे जाकर शीतल की छाती से जा टकराई और शीतल हवा में उछलती हुई कुछ गज दूर जा गिरी। फरसा उसके हाथ से छूट चुका है। छोटी मालकिन, कहते हुए देवेश और देवप्रिया तेजी से शीतल को संभालने दौड़े। वहीं शीतल की यह स्थिति देखकर शिवदत्त मन ही मन बहुत खुश हुआ। यह एक तरह से कल रात दिलीप द्वारा किए गए उसके अपमान का प्रतिशोध है। कल उसने दिलीप को परिवार को फंसाने के लिए कितने अथक प्रयास किए थे, लेकिन अंशुमान के कारण न केवल उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई थी, बल्कि उसे एक बड़ी धनराशि से भी हाथ धोना पड़ रहा था और अब उसे बैठे बिठाए प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया है। उसने ठान लिया था कि वो सुनिश्चित करेगा कि शीतल की इस भूल का प्रायश्चित दिलीप का पूरा परिवार करे। शीतल ने पूरे नगर के सामने साम्राज्य की राजकुमारी पर आक्रमण किया था और न तो ये योजना उसने बनाई थी और न ही इस योजना के घटित होने में उसका कोई हाथ था। और फिर पूरे शहर ने देखा कि शीतल के आक्रमण का लक्ष्य राजकुमारी शिविका थी। इस बार दिलीप और उसका परिवार इस परिस्थिति से बचकर नहीं निकल सकते और एक बार दिलीप उसके रास्ते से हट गया, फिर पूरे वज्रगिरी नगर पर उसका आधिपत्य होगा। फिर वो जो चाहे कर सकता है और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। शिवदत्त, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का? मैंने तुम्हें रुकने को कहा और फिर भी तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। अभी शिवदत्त दिलीप की बर्बादी के बाद होने वाले अपने स्वर्णिम जीवन की कल्पनाओं में खोया हुआ है कि तभी राजकुमारी शिविका के क्रोधित स्वर ने उसे वास्तविकता के धरातल पर लापटका। शिवदत्त तुरंत ही अपने होश में आया और सिर झुकाते हुए राजकुमारी शिविका से बोला, राजकुमारी, शीतल ने सबके सामने राज परिवार के एक सदस्य पर आक्रमण किया और आपकी सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं यक्षराज को क्या उत्तर देता? वो बस एक बच्ची है शिवदत्त। तुम्हें लगता है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध वो मुझे कोई हानि पहुंचा सकती है? राजकुमारी शिविका तैश में आकर बोली। परंतु राजकुमारी, अपराध अपराध ही होता है। शीतल ने आप पर आक्रमण करके राजद्रोह किया है और यह अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवदत्त बोला, ऐसा कुछ नहीं है और तुम उस बच्ची से दूर रहोगे। राजकुमारी शिविका शिवदत्त को चेतावनी देते हुए बोली। वो दिलीप के परिवार के प्रति शिवदत्त की अवधारणा और द्वेष के बारे में अच्छी तरह जानती है। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, परंतु मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। यक्षराज ने आपकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है और ऐसा करके मैं
यक्षराज की आज्ञा के उल्लंघन का दोषी बन जाऊंगा। शिवदत्त खेद जताते हुए बोला, मैं मानता हूं कि इस लाढेचकी का आपके निकट पहुंचना भी सुरक्षा में त्रुटि का ही उदाहरण है, परंतु अब अपराधी को खुला छोड़ देना उचित नहीं होगा। इतना कहकर शिवदत्त ने अपने नजरें शीतल पर टिका दी और अपने सैनिकों को आदेश देता हुए बोला, सैनिकों, बंदी बना लो इस हत्यारिन को, जिसने राजकुमारी पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है, और इसे हमारे कारागार में बंद कर दो। इसका न्याय अब स्वयं यक्षराज करेंगे। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? कहते हुए देवेश और देवप्रिया शीतल के दोनों तरफ खड़ी रीढ़ी हो गए। मेरा साहस कैसे हुआ? शिवदत्त क्रोध में चीखा, मैं साहस क्यों नहीं करूंगा? तुम्हारी मालकिन ने दिन दहाड़े पूरे शहर के सामने साम्राज्य की राजकुमारी पर हमला किया है, और इस बार तो तुम भी इस बात को झूठ नहीं कह सकते। मुझे तो लगता है कि उस बूढ़े दिलीप का पूरा परिवार ही राजद्रोहियों से भरा हुआ है। उनके लिए साम्राज्य के नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते। इतना कहकर शिवदत्त पुनः अपने सिपाहियों की ओर मुड़कर बोला, तुम लोग किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? शीघ्रता करो और इस राज्यद्रोही लड़की को तुरंत बंदी बनाओ। शिवदत्त की बात से वहां सन्नाटा पसर गया। कोई भी शिवदत्त की बात को नहीं काट सकता। साम्राज्य की राजकुमारी की हत्या का प्रयास करना एक अक्षम्य अपराध है। यह राजद्रोह है। देवेश और देवप्रिया ने भी असहाय होकर अपना सिर झुका लिया, लेकिन तभी अचानक शिवदत्त के गाल पर एक नाजुक मगर जबरदस्त हाथ पड़ा। छटाक की एक तेज आवाज आई और शिवदत्त के गाल पर अंगुलियों के लाल निशान उभर आए। इस समय हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि शिवदत्त को थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी शिविका है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? आखिर क्यों शिविका ने शिवदत्त पर हाथ उठाया? क्या शिवदत्त अपने प्रलयकारी इरादों में सफल हो जाएगा? क्या वाकईयों में शीतल समेत देवेश और देवप्रिया को भी बंदी बना लिया जाएगा? और आगे क्या करेगा अंशुमान अपनी बहन शीतल को बचाने के लिए? राजकुमारी! शिवदत्त के मुंह से बस इतना ही निकला। उसका हाथ अपने गाल पर है और चेहरे पर अविश्वास के भाव तैर रहे हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि राजकुमारी शिविका ने उसे छांटा मारा है, क्योंकि वो तो राजकुमारी की रक्षा कर रहा था। नगर प्रमुख शिवदत्त, मुझे इस बात से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि आपके और दिलीप जी के परिवार के बीच क्या गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपका ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मैं सहन नहीं करूंगी, फिर भले ही आपका संबंध पंचायतन वंश से ही क्यों ना हो। राजकुमारी शिविका क्रोध से गरजते हुए बोली। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार? शिवदत्त समझ नहीं पा रहा था कि यहां चल क्या रहा है। वो तो बस एक आक्रमणकारी से राजकुमारी शिविका की रक्षा कर रहा था, और राजकुमारी शिविका उसी पर क्रोधित है। राजकुमारी शिविका का ये व्यवहार धाय मां के भी समझ से परे है। उन्होंने बचपन से ही राजकुमारी शिविका का ध्यान रखा है, और वो जानती हैं कि ये शिविका का वास्तविक व्यवहार नहीं है। उसने कभी भी अकारण क्रोध नहीं किया, और आज राजकुमारी शिविका अत्यधिक क्रोध में है, और धाय मां को समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। क्या तुम्हें अभी भी कोई शंका है? राजकुमारी शिविका ने पूछा तो क्रोध से शिवदत्त ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या राज परिवार अपनी रक्षा करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन शिवदत्त ने कुछ कहा नहीं। शिविका भी शिवदत्त का उत्तर पाने को नहीं रुकी, और उसने जमीन पर पड़े फरसे की ओर देखकर कहा, क्या तुम जानते हो कि वो क्या है? राजकुमारी शिविका के कहने पर शिवदत्त ने उस सोने के फरसे की ओर देखा। उसे वो कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, परंतु उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही है। यही स्थिति उस मैदान में उपस्थित हर एक व्यक्ति की है। ये कोई साधारण फरसा नहीं है, अग्नि देवता का दिव्य स्वर्ण फरसा है। शिविका के शब्दों से हर कोई स्तब्ध रह गया। यहां तक कि देवेश और देवप्रिया भी असमंजस में हैं। उनके अनुसार तो ये साधारण फरसा है, जिसका प्रयोग दिलीप शीतल को युद्ध कला सिखाने में करते हैं। उन्हें यही लगता है कि ये फरसा अंशुमान के पिता की अंतिम निशानी है। इसके अतिरिक्त उन्हें नहीं पता कि इस फरमे में कोई और भी विशेषता है। जब किसी के हाथ में ये फरसा है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति में स्वयं अग्निदेव का अंश आ गया है।
इस फरसा को हाथ में लेकर इसका उत्तराधिकारी चाहे तो साम्राज्य के सम्राट का भी वध कर दे। अगर ये लड्डिचकी इस फरसा की स्वामी नहीं है, तब भी ये फरसा उसके हाथ में है। उस पर प्रहार करके तुमने स्वयं देवताओं का अपमान किया है। शिविका गुस्से में बोली, अब ये मत कहना कि तुम स्वर्ण फरसा के विषय में कुछ भी नहीं जानते। शिविका के बातों से वहां उपस्थित हर कोई स्तब्ध रह गया। यक्षलोक में पिछली कुछ पीढ़ियों में सिर्फ एक ही दैवीय स्तर के योद्धा हुए, और वो शिविका के दादा और यक्षलोक के भूतपूर्व महाराज वृषकेतु थे, और ऐसा ही एक फरसा उनका भी अस्त्र था। शिविका का गुस्सा देखकर शिवदत्त हैरान रह गया। उसने तो सोचा भी नहीं कि दिलीप के परिवार में दिव्य फरसा भी होगा। वाह, ये तो बड़ी काम की सूचना है। जिसके हाथ में वो फरसा होगा उसे हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। भीड़ के अंतिम कोने पर खड़े अंशुमान ने विजय से कहा। विजय अंशुमान का रहस्य जान चुका था कि वो वास्तव में मूर्ख नहीं है, बल्कि मूर्ख होने का स्वांग कर रहा है। छोटे मालिक, आप मेरी हत्या तो नहीं करेंगे ना? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा, विजय ने अंशुमान से कहा। तुम्हारी हत्या करके मुझे क्या लाभ होगा, परंतु तुम्हें मेरी हर आज्ञा माननी होगी। अंशुमान आंखों में चंचलता लिए बोला, और हां, अगर मेरा रहस्य किसी पर खुला तो मैं सबसे पहले तुम्हारा सिर ही धड़ेच से अलग करूंगा। अच्छा, अब मुझे उस दिव्य फरसा के बारे में बताओ, अंशुमान विजय से बोला। मैं उसके बारे में अधिक कुछ नहीं जानता, विजय बोला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो फरसा आपके पिताजी का है। विजय की बात सुनकर अंशुमान की इस परिवार के प्रति जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि अगर ये फरसा उसके पिता का है तो वो कहां है। वाह, प्रकृति ने इतना अनुपम उपहार हमारे घर में रखा है और आज तक मैंने इसका प्रयोग ही नहीं किया। ये वास्तव में मेरे लिए लज्जा की बात है। कहते हुए अंशुमान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। शिवदत्त, तुमने बार बार मेरे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा न्याय करता हूं। अंशुमान मन ही मन बोला और प्रतियोगी मंच की ओर स्वयं बढ़ा गया। नगर प्रमुख काका, आप बुरे आदमी हो। आपने कल दादाजी को फंसाया और आज आपने हमारी बहन को मारा। आप गंदे हो, मैं आपको जान से मार दूंगा। कहते हुए अंशुमान ने वो दिव्य स्वर्ण फरसा उठा लिया। अंशुमान की बात सुनकर शिवदत्त का हृदय भय के मारे जोरों से धड़कने लगा। अगर और दिन की बात होती तो वो आसानी से इस मूर्ख को धूल चटा देता, लेकिन उस फरसे के अंशुमान के हाथ में रहते वो उस पर वार भी नहीं कर सकता है। शिवदत्त के चेहरे पर भय की लकीरें देखकर अंशुमान मन ही मन हंसा और शिवदत्त पर वार कर दिया। वहीं शिवदत्त ने एक और छलांग लगाकर वार बचाया, मगर तभी अंशुमान की बात सुनकर शिवदत्त के पूरे बदन में आग लग गई। भागो मत कायर, मेरा सामना करो, अंशुमान दहाड़ते हुए बोला और शिवदत्त पर एक और तीव्र वार किया। एक बार ये फरसा हटाओ, फिर देखता हूं कि कायर कौन है। शिवदत्त ने एक बार फिर वार बचाते हुए सोचा, बद्दे भैया, मार डालो इस दुष्ट को, इसने मुझे मारा, इसे जीवित नहीं रहना चाहिए। अंशुमान को शिवदत्त पर प्रहार करते हुए देखकर शीतल उठ खड़ी हुई और उत्साहित होकर तालियां बजाने लगीं। अंशुमान लगातार शिवदत्त पर वार किए जा रहा था और शिवदत्त बस स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। उसका वश चलता तो वो शीतल के जैसे ही अंशुमान पर भी हमला कर देता, लेकिन इस बार उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। दिव्य फरसे का प्रतिकार करना स्वयं देवता का अपमान होता, और पहली बार की तरह वो ये भी नहीं कह सकता कि उसे इस फरसे का रहस्य ज्ञात नहीं है। बस करो मूर्ख, क्या मेरी हत्या करके ही मानोगे? आखिरकार शिवदत्त का धैर्य छूट ही गया और वो चीखा, लेकिन इसका उत्तर अंशुमान ने फरसा से दिया। शिवदत्त एक बार फिर वार बचा गया, लेकिन अंशुमान अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा। बड़े भैया, छोटे मालिक, अचानक अंशुमान के गिरने से सब चौंक गए और शीतल, देवेश, देवप्रिया और विजय सब दौड़कर अंशुमान के पास पहुंच गए। बड़े भैया, आप ठीक हो? शीतल ने अंशुमान का सिर अपने गोद में रखा। शिवदत्त, तुम भाग क्यों रहे हो? छोटे मालिक के हाथ में देवता का दिव्य फरसा है और तुम उनसे भागकर देवता का अपमान कर रहे हो। अचानक से विजय गुस्से में बोला।
तुम्हारा ये मूर्ख मालिक इस फरसे का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है। शिवदत्त गुस्से में बोला। तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं विजय, मैं थक गया हूं, अब मैं और नहीं खेलूंगा। अब तुम नगर प्रमुख काका के साथ खेलो। अंशुमान उठते हुए बोला और अपने हाथ में पकड़ा फरसा विजय को पकड़ा दिया। जो आज्ञा मालिक। विजय शरारत पूर्वक मुस्कुराया और शिवदत्त की ओर पलटा। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? शिवदत्त गुस्से में विजय से बोला। हालांकि दिलीप घर के सभी बच्चों को अपना परिवार ही मानते हैं, लेकिन बाकी लोग ही नहीं, खुद देवेश, देवप्रिया और विजय भी खुद को उस परिवार का सेवक ही मानते हैं। और शिवदत्त इसी बात पर क्रोधित है कि अब एक सेवक उस पर आक्रमण करने वाला है। शिवदत्त के क्रोध को अनदेखा करते हुए विजय उसकी ओर बढ़ा और उस फरसे का एक जोरदार वार किया। शिवदत्त तुरंत फरसे के सामने से हट गया और एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि शिवदत्त अपना संतुलन बना पाता, विजय ने अपना फरसा उसकी ओर तान दिया। फरसे की नोक से एक पारदर्शी हवा का गोला निकलकर सीधे शिवदत्त की छाती से टकराया और अगले ही क्षण शिवदत्त उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। विजय अंशुमान की तरह नौसिखिया नहीं है, बल्कि उसे दिलीप ने स्वयं युद्ध विद्या की शिक्षा दी थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी तीसरे चक्र को भेद चुकी थी। शिवदत्त को आशा भी नहीं थी कि वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग भी करेगा, और इसी बात का विजय ने लाभ उठाया। अचानक से विजय ने फरसा को ऊपर आकाश में उछालकर अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में घुमाते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अगले ही क्षण वो फरसा आकाश में स्थिर होकर शिवदत्त की ओर तन गया। विजय ने अपने हाथों से नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए अपनी बाहें फैलाईं और उस फरसा की 3 परछाइयां बन गईं। उस समय मैदान में हर किसी की दृष्टि विजय और उसके कारनामे पर ही है। यहां तक कि शिवदत्त और राजकुमारी शिविका भी इस दृश्य को देखकर अचंभित हैं। शाबाश विजय, इस अत्याचारी का अंत कर दो। भीड़ में से एक आवाज आई। चुप करो। शिवदत्त भीड़ की ओर देखकर गरजा। वैसे तो उसके सामने विजय कुछ क्षण भी नहीं ठहर सकता है, लेकिन मुश्किल यही है कि शिवदत्त उसके वार का उत्तर स्वयं नहीं दे सकता। उसकी नजर कुछ ही दूर बैठकर तमाशा देख रहे अंशुमान पर पड़ी। ये सब इस मूर्ख के कारण है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवदत्त ने मन ही मन सोचा। मैं मानता हूं कि तुम में सामर्थ्य तो है नौजवान, परंतु किसी और दिन मैं तुम्हारे सामर्थ्य का परीक्षण करना चाहूंगा। शिवदत्त गुस्से से गरजते हुए बोला। यह सिर्फ क्रोध नहीं, यह अपमान की अग्नि है जिसमें वो जल रहा है। उसकी शक्ति के सामने विजय या कोई भी और कहीं नहीं ठहरता सकता, लेकिन आज एक सेवक उसे मारने दौड़ रहा है और शिवदत्त को प्रतिकार करने का भी अधिकार नहीं है। शिवदत्त ये अपमान नहीं सह सकता, उसने सोचा और गुस्से में पांव पटकते हुए भीड़ को चीरकर मैदान से बाहर जाने लगा। अरे, इतने शक्तिशाली नगर प्रमुख जी एक बालक से भयभीत होकर भाग रहे हैं, और ये 5वें स्तर के योद्धा हैं और ये एक बालक से हार गए। मुझे तो लगता है कि नगर प्रमुख अब कल से लज्जा के मारे अपने महल से भी बाहर नहीं आएंगे। भीड़ लगातार शिवदत्त का उपहास कर रही है, लेकिन वो उन सब की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ता रहा। भागो शिवदत्त भागो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा। शिवदत्त को मैदान छोड़कर भागता देख अंशुमान मन ही मन बोला, आज भले ही तुम बचकर भाग गए, लेकिन कल नहीं बच पाओगे। अभी तो ये हम दोनों के बीच के युद्ध का बस आरंभ है। बस प्रतीक्षा करो अपनी मृत्यु की। हर कोई शिवदत्त के अपमान पर हंसता जा रहा है, लेकिन राजकुमारी शिविका का ध्यान शिवदत्त या भीड़ के तानों से अलग विजय पर टिकी हुई है। धाय मां, आपने इस लड़के की युद्ध कला देखी? प्रतियोगी मंच से अलग एक कोने पर खड़ी शिविका ने धाय मां से कहा। इस लड्डीएचके की युद्ध शैली अपनी आयु की अपेक्षा बहुत परिपक्व है। ये भ्रमक घात आक्रमण की विद्या, शिविका जिसे साम्राज्य में इस पीढ़ी का सर्वोत्कृष्ट योद्धा माना जाता है, वो भी युद्ध के इस दांव में महारत हासिल नहीं कर पाई है, जबकि विजय ने आसानी से इस विद्या का प्रयोग कर दिया, मानो ये उसके लिए कोई बाएं हाथ का खेल हो। हाँ, खड्ग युद्ध में उसके पास विशेष योग्यता है। धाय मां ने शिविका की बात का समर्थन किया। उसके प्रहारों की तीव्रता से मैं इतना तो कह सकती हूं
कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तीसरे स्तर को पार चुकी है और उसके प्रहारों की दक्षता के साथ साथ युद्ध नीति भी सराहनीय है। यह वास्तव में विशेष योग्यता वाला लड़का है। गुरुकुल में इस आयु के युवकों के पास शायद ही ऐसी योग्यता होगी। कोई कह भी नहीं सकता कि एक साधारण परिवार का सेवक इतना उत्कृष्ट योद्धा होगा। अगर उसे लड़ते हुए देखने ये पहले कोई मुझे यह बताता तो मैं शायद ही विश्वास कर पाती। साधारण परिवार? शिविका को नहीं लग रहा है कि धाय मां का कहना सही है। उसे विश्वास था कि दिलीप और उसका परिवार जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। पहले उसके पिता का परामर्श और अब अग्निदेव का दिव्य स्वर्ण फरसा। हालांकि इन सब बातों से इस समय शिविका को कोई लेना देना नहीं है। उसे इस समय एक ही चीज से लेना देना है और वो है विजय। अगर हम इस एक प्रशिक्षु ट्रेनी को लेकर भी गुरुकुल गए तो आचार्य निराश नहीं होंगे। ये अकेला ही अपनी आयु के 10 योद्धाओं के बराबर है। शिविका बोली और विजय की ओर बढ़ गई। वाह बड़े भैया, आप तो बहुत अच्छे योद्धा हो। जैसे ही शिवदत्त मंच से गया, शीतल विजय के पास भागी और उत्साहित होकर बोली, हाँ हाँ। विजय ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया और प्यार से शीतल का सिर सहलाया। वो जानता है कि अगर उसके हाथ में यह दिव्य फरसा नहीं होता तो शिवदत्त कब का उसका काम तमाम कर चुका होता। लेकिन आपने उसे भागने क्यों दिया? उसने मुझे मारा था, मैं उसे पकड़कर अपना घोड़ा बनाती। शीतल उदास होकर बोली। तो सब चौंक गए। नगर प्रमुख और घोद्दा। नगर प्रमुख शहर का सबसे प्रभावशाली और सम्मानित पद है। वो अलग बात है कि शिवदत्त कभी भी वज्रगिरी के नागरिकों का वह सम्मान अर्जित नहीं कर पाया, मगर फिर भी वह नगर प्रमुख है। कोई बात नहीं, अगली बार जब हमारा युद्ध होगा तो हम शिवदत्त को तुम्हारे लिए पकड़ लेंगे और तुम्हारा घोड़ा बनाएंगे। अंशुमान हंसकर बोला। उसकी पिछली जिंदगी में वो एक अनाथ था और जिस आदमी को उसने अपना भाई माना था, आखिर में उसी ने ही उसे धोखा दिया था। लेकिन अब उसके पास एक परिवार है, एक प्यार करने वाला परिवार, और वो इस परिवार को खोना नहीं चाहता है। आज उसके लिए शीतल राजकुमारी शिविका की हत्या करने को भी तैयार हो गई थी। उसके एक इशारे पर विजय स्वयं से ताकतवर शिवदत्त से भिड़ गया था। इन 2 घटनाओं ने उसके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसे अपने शरीर की पुरानी यादें याद आ गईं। शिवदत्त, तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना ही होगा। अंशुमान मन ही मन बद्ध आया। बड़े भैया, अचानक शीतल की आवाज से वो अपने विचारों से बाहर आया। आज दादाजी घर पर नहीं है, तो क्यों ना हम खरीदारी के लिए चलें? ठीक है, चलो, अंशुमान ने तुरंत उत्तर दिया। उसे भी आज अपने लिए कुछ औषधियां खरीदनी है। ठीक है, मुझे बहुत सी मिठाइयां खानी हैं। मैं बहुत दिनों से हाट बाजार नहीं गई हूं। शीतल उत्साहित होकर बोली। अंशुमान की अनुमति मिलने पर उसे तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए आगे बढ़ने लगी। विजय, देवेश और देवप्रिया भी उनके पीछे हो लिए। रुको, अभी उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए हैं कि पीछे से एक आवाज गूंजी और अगले ही पल राजकुमारी शिविका और धाय मां उसके सामने आए। बुरी राजकुमारी! शिविका पर नजर पड़ते ही शीतल गुस्से में बोली। वो शिविका से बहुत नाराज है। अगर ये अंशुमान घर से बाहर नहीं निकलता तो अब भी ये लड्डी की मुझ पर फरसा चला रही होती। शिविका ने सोचा, लेकिन फिर उसने ध्यान शीतल से हटाकर विजय पर लगाया। तुम्हारा नाम विजय है? शिविका ने विजय से कहा। मैंने तुम्हें शिवदत्त से लड़ते हुए देखा। तुम्हारी युद्ध कला और तकनीक सच में बहुत अच्छी है। क्या तुम यक्ष गुरुकुल में दाखिला पाना चाहोगे? वहां तुम्हें अपनी युद्ध कला को निखारने में बहुत सहायता मिलेगी। विजय की योग्यता को परख की आवश्यकता नहीं थी। शिविका ने उसे शिवदत्त से लड़ते हुए देखा था और उससे विश्वास है कि वो यक्ष गुरुकुल में दाखिले की सभी पात्रताओं को पूरा करता है और यक्ष गुरुकुल के बिना इस शहर में उसकी योग्यता निरर्थक ही जाएगी। हालांकि यदि विजय हामी भर भी देता तब भी उसे दिलीप से इसकी अनुमति लेनी पड़ती, लेकिन वो पहले विजय का मत जानना चाहती है। विजय भैया आपके साथ नहीं जाएंगे। शिविका की बात सुनकर शीतल ने तुरंत कहा और अपने हाथ फैलाकर शिविका और विजय के बीच खड्डी हो गई। अम्मा, क्षमा कीजिएगा राजकुमारी,
मैं यक्ष गुरुकुल नहीं जाना चाहता। विजय ने भी न में उत्तर दिया तो शिविका स्तब्ध रह गई। उसे आशा भी नहीं थी कि यक्ष लोक का कोई युवक यक्ष गुरुकुल जाने से मना करेगा। आपने सुना ना, बड़े भैया आपके साथ नहीं जाएंगे, अब हमारा रास्ता छोड़िए, शीतल ने उत्साहित होकर कहा और अंशुमान और विजय का हाथ पकड़कर शिविका के बगल से निकल गई। गुरुकुल तो तुम्हें आना ही होगा विजय, फिर भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनके जाते ही शिविका स्वयं से दृढ़ स्वर में बोली। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राजकुमारी शिविका अपने प्रयास में सफल हो पाएगी? क्या विजय यक्ष गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो जाएगा? और क्या अंशुमान ले पाएगा अपना बदला शिवदत्त से, या उसके सामने कोई विशेष चुनौती या खदीदी होगी? शिवदत्त अत्यंत क्रोध में अपने कदम बढ़ाते हुए अपने महल की ओर बढ़ रहा है। अपमान की अग्नि उसके पूरे शरीर को झुलसा रही है, क्योंकि एक सेवक के हाथों हुआ अपना अपमान उसे असह्य है। अंशुमान, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस अपमान का मूल्य तुम्हें अपने प्राण खोकर ही चुकाना होगा। शिवदत्त क्रोध में अपने दांत पीसते हुए स्वयं से बोला। अचानक गली में उसके सामने एक मानव आकृति उभरी। उस व्यक्ति ने अपना पूरा शरीर काले वस्त्रों के पीछे छिपाया हुआ है और उसके चेहरे पर भी एक नकाब था, जिस कारण उसका चेहरा नजर में नहीं आ रहा है। उस नकाबपोश को यूं अचानक अपने सामने पाकर शिवदत्त एक पल को ठिठक गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? शिवदत्त ने चौंक कर पूछा। उसे यह भय भी है कि कहीं कोई उसे इस नकाबपोश के साथ न देख ले। सम्मानित नगर प्रमुख शिवदत्त जी, वो नकाबपोश व्यक्ति शिवदत्त पर तंज कसते हुए बोला। आपको जो आज सम्मान मिला है, उसके दर्शन से मैं स्वयं को वंचित नहीं कर पाया, तो मेरे पांव मुझे खुद ब खुद आपके पास ले आए। मुझे तो लगता है कि आप नगर प्रमुख हैं, तो इस नगर में आपका बड़ा सम्मान होगा, परंतु आज तो कुछ और ही दृश्य था। नकाबपोश की बात सुनकर शिवदत्त की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में इस समय क्रोध की झलक साफ देखी जा सकती है। आज का अपमान उसके लिए वास्तव में असहनीय था। मुझे आश्चर्य है कि आपने अभी तक मेरे कल के प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया, नकाबपोश व्यक्ति दोबारा से बोला। जहां तक मेरा अनुमान है, तो नगरवासियों ने आपका ये अपमान दिलीप के भरोसे जाकर ही किया है। वैसे भी पूरा नगर जानता है कि आप दिलीप को पसंद नहीं करते, और उन लोगों के लिए दिलीप किसी देवता से कम नहीं है। जरा सोचिए, नकाबपोश व्यक्ति ने शिवदत्त को फुसलाते हुए कहा। अगर एक बार ये दिलीप नाम का कांटा आपके मार्ग से हट गया, तो फिर पूरे नगर में कौन है जो आपके सामने सिर उठा सकता है? नकाबपोश व्यक्ति की बात सुनकर शिवदत्त सोच में पड़ गया। एक प्रकार से नकाबपोश व्यक्ति का कहना भी सही है। अगर दिलीप उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट गया, तो फिर वो वज्रगिरि पर अपनी नीतियों के अनुसार शासन कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति की योजना, क्या योजना है तुम्हारी? शिवदत्त ने नकाबपोश से पूछा। योजना बहुत ही सरल है, नकाबपोश व्यक्ति बोला। मैं राजकुमारी शिविका का अपहरण करूंगा और इसका पूरा दोष आप दिलीप पर डाल दोगे। बकवास है, शिवदत्त बोला। बिना साक्ष्य के हम उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और यदि राजकुमारी शिविका आपको दिलीप के घर में बंधक मिली तो? नकाबपोश व्यक्ति भयावह आवाज में बोला। तब भी राजकुमारी शिविका के अपहरण की योजना ही गलत है। मैं वज्रगिरि का नगर प्रमुख हूं और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यदि उसे तनिक भी खरोंच आई तो यक्षराज सुकेतु को मुझे उसका उत्तर देना पड़ेगा, शिवदत्त बोला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजकुमारी शिविका को कुछ भी नहीं होगा, नकाबपोश बोला। मगर मैं स्वयं राजकुमारी शिविका का सुरक्षा प्रभारी हूं। कोई भी चूक होने पर सबसे पहले मुझसे ही प्रश्न किया जाएगा, शिवदत्त चिढ़ते हुए बोला। उसे ये योजना असंगत लग रही है। अंततः राजकुमारी का अपहरण करना कोई साधारण बात तो नहीं है। वैसे भी राजकुमारी शिविका को यदि गलती से भी कुछ हो जाता तो राजधानी से सर्वश्रेष्ठ खोजी योद्धा इस मामले में वज्रगिरि आ पहुंचेंगे और तब शिवदत्त के लिए स्थिति बिगड़ सकती थी। आप चिंतित क्यों होते हैं मान्यवर? नकाबपोश हंसकर बोला। राजकुमारी को कुछ भी होने से पूर्व आप उसे दिलीप के घर में सुरक्षित पाएंगे, और जहां तक उसकी सुरक्षा का प्रश्न है,
तो आप उसे तुरंत ही दिलीप के घर से छुड़ा लेंगे। इसलिए आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हें अपनी योजना के सफल होने पर कितना विश्वास है? शिवदत्त ने पूछा। 100%। नकाबपोश बिना एक भी क्षण गवाए बोल पड़े था। 100%? नकाबपोश के उत्तर से हैरान शिवदत्त ने पूछा। जी हां नगर प्रमुख जी, 100%। मैं ऐसी योजना पर कार्य ही नहीं करता जिसके सफल होने में कोई शंका हो। नकाबपोश बोला। राजकुमारी शिविका ने अभी अभी अपने मणिपुर चक्र को जागृत किया है। वो अभी 4थे स्तर की योद्धा है, इसलिए उससे भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे विरुद्ध उसकी वो रक्षिका उसकी सुरक्षा कर पाएगी। यदि तुम्हें अपनी योजना में इतना ही पूर्ण विश्वास है तो क्या तुम मुझे ये आश्वासन दे सकते हो कि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी मेरा नाम नहीं आएगा? शिवदत्त ने नकाबपोश की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। आप या आपका कोई भी सैनिक इस अभियान में सम्मिलित नहीं है तो आपके भय का तो मैं कोई कारण नहीं समझता। नकाबपोश व्यक्ति बोला। वैसे भी आपको राजकुमारी के अपहरण से क्या लाभ होगा नगर प्रमुख? मत भूलिए कि वज्रगिरी नगर यक्षराज के अधिकार में है और आप यहां यक्षराज के प्रतिनिधि हैं। नकाबपोश व्यक्ति आगे बोला। क्या आप इतने मूर्ख हैं कि अपने ही क्षेत्र में राजकुमारी का अपहरण करने की चेष्टा करेंगे? इसलिए आप पर कोई संदेह नहीं करेगा। हां, अगर आप स्वयं ही ये रहस्य औरों को बता दें तो बात अलग है। नकाबपोश की बातें सुनकर शिवदत्त सोच में पड़ गया। ठीक है, तो तुम कब इस योजना पर कार्य प्रारंभ कर रहे हो? किसी भी समय, नकाबपोश ने उत्तर दिया। अर्थात? शिवदत्त ने चौंक कर पूछा। मैंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। नकाबपोश बोला। मुझे बस आपकी सहमति की ही प्रतीक्षा थी और अब जबकि मुझे आपकी स्वीकृति मिल ही चुकी है तो मैं किसी भी समय अपनी योजना पर कार्य प्रारंभ कर सकता हूं। ठीक है, फिर शीघ्रातिशीघ्र इस योजना पर कार्य प्रारंभ कर दो। अवश्य नगर प्रमुख जी, आप तो बस अपने महल में शुभ समाचार की प्रतीक्षा कीजिए। शीघ्र ही दिलीप नाम का कांटा आपके मार्ग से सदैव के लिए हट जाएगा। नकाबपोश व्यक्ति बोला और वहां से चला गया। इस बार तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते दिलीप। शिवदत्त की मुट्ठियां भींच गईं और आंखें में क्रोध उतर आया। उसकी आंखें क्रूरता का पर्याय लग रही थीं। वो अधिक समय तक वहां नहीं रुका और अपने महल की ओर बढ़ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी है। मुझे ये वाली मिठाई खानी है। शीतल ने मिठाई की दुकान के सामने लड्डुओं की ओर इशारा किया। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूं, शिविका मुस्कुराते हुए बोली और मिठाई के दुकान के अंदर की ओर बढ़ गई। वज्रगिरी शहर यक्षलोक की सीमा पर बसा एक छोटा सा शहर है जिसका मुख्य विस्तार नगर प्रमुख के महल के चारों तरफ फैला हुआ है। शहर मुख्यतः 2 खंडों में बंटा हुआ है। उत्तरी खंड में जहां आवासीय बस्तियां हैं, वहीं दक्षिणी खंड व्यापारिक खंड है। सभी प्रकार की दुकानें, जिनमें स्वर्णकार की दुकानें, अन्न भंडार, मिष्ठान भंडार, वस्त्र भंडार, खिलौनों की दुकानें और सराय, भोजनालय, जलपान गृह आदि सब इसी खंड में बनी हुई हैं। अंशुमान का परिवार और राजकुमारी शिविका इसी खंड में खरीदारी कर रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। शीतल ने पूरा का पूरा लड्डू अपने मुंह में भरते हुए कहा। लड्डू से उसका पूरा मुंह भर गया है और उससे साफ बोला भी नहीं जा रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस दुकान के सारे लड्डू खरीद लूंगी, बल्कि अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो भी खरीद दूंगी। राजकुमारी शिविका मुस्कुराते हुए शीतल से बोली। मुझे अपने लिए ढेर सारे खिलौने खरीदने हैं। घोड़ा, हाथी, मछली, गुड्डा और अपनी गुड़िया की रसोई के लिए ढेर सारे बर्तन भी तो खरीदने हैं। शीतल ने राजकुमारी शिविका को अपनी इच्छा बताई। तो चलो, मैं तुम्हारे लिए अभी ये सब खरीद देती हूं। राजकुमारी शिविका बोली। ठीक है, चलो। कहते हुए शीतल ने राजकुमारी शिविका का हाथ पकड़ा और उसे कुम्हार की दुकान की तरफ खींचकर ले जाने लगी। बाकी के सब लोग भी उनके पीछे बढ़ गए। अंशुमान सबके पीछे चल रहा है। उसे शीतल और राजकुमारी शिविका की बातें सुनकर हंसी आ रही है। कहां तो कुछ देर पहले शीतल राजकुमारी शिविका की हत्या करना चाहती थी और अब मिठाई और खिलौनों के लालच में शिविका का हाथ पकड़कर घूम रही है।
अचानक अंशुमान को एक परिहास सूझा और वो तेजी से शिविका के पास गया और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे पास बहुत अधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं? अंशुमान ने उससे पूछा। अंशुमान की बात सुनकर पहले तो शिविका चौंकी, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तो अगर मैंने तुम्हें हरा दिया और हमारा विवाह हो गया तो क्या वो सभी स्वर्ण मुद्राएं भी मुझे मिलेंगी? मैं उनसे बहुत सारी अच्छी मिठाइयां खरीदूंगा। अंशुमान उत्साहित होकर बोला। अंशुमान की बात सुनकर सिर्फ राजकुमारी शिविका ही नहीं बल्कि धाय मां समेत देवेश, देवप्रिया और विजय भी अचंभित हैं। बस शीतल ही खुश और उत्साहित दिख रही है, क्योंकि उसके भाई के पास स्वर्ण मुद्राएं होने का अर्थ है उसके पास स्वर्ण मुद्राएं का होना। और तुमसे ये किसने कहा? राजकुमारी शिविका ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे अंशुमान पर हंसी आ रही है। कल वो उससे इसलिए विवाह करना चाहता था क्योंकि वो उसे पीटना चाहता था, जबकि अंशुमान उससे इसलिए विवाह करना चाहता है क्योंकि शिविका के पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। दादाजी ने अंशुमान का उत्तर सुनकर राजकुमारी शिविका अचंभित रह गई। हाँ, कल उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध में हरा देता हूं तो तुम मुझसे विवाह कर लोगी। अंशुमान ने उत्तर दिया तो शिविका के लिए पूरी बात स्पष्ट हो गई। अंशुमान कल उससे विवाह करने के हठ पर अड़ गया था और दिलीप को उसे जबरदस्ती शिवदत्त के महल से ले जाना पड़ा था। कदाचित दिलीप ने अंशुमान को बहलाने के लिए ही उससे ऐसा कहा था। पूरी बात समझने के बाद शिविका ने मुस्कुराते हुए अंशुमान से कहा, हाँ, अगर तुम मुझे द्वंद्व युद्ध में पराजित कर देते हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि यह सब अंशुमान की चाल थी। दिलीप ने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम झूठ बोल रही हो ना? शिविका के कहते ही अंशुमान तुरंत बोला। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है? शिविका ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। वो अपनी उम्र की सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। उसकी चेतना मणिपुर चक्र को भेद चुकी है और वो चौथे स्तर की योद्धा है, जबकि अंशुमान के बारे में सब जानते हैं कि उसकी चेतना अभी तक जागृत भी नहीं हुई है। प्रथम चक्र को भेदना तो दूर की बात है। तो अगर तुम बाद में अपने शब्दों से पीछे हट गई तो? अंशुमान ने पूछा। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं? शिविका ने अंशुमान से पूछा। एक अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दो, अंशुमान बोला। मैंने देखा है कि लोग द्वंद्व लड़ने से पूर्व एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं ताकि वो बाद में अपने शब्दों से पीछे न हट सकें। अंशुमान की बात सुनकर शिविका ने उस पर एक घूरती नजर डाली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस मूर्ख को साम्राज्य की राजकुमारी के वचन पर विश्वास नहीं है और वह अनुबंध की मांग कर रहा है। उसने अंशुमान को घूरते हुए कहा, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं एक अनुबंध तैयार कर देती हूं, परंतु तुम पहले मुझे यह बताओ कि यदि तुम हार गए तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मैं नहीं हारूंगा, अंशुमान ने आत्मविश्वास से भरा उत्तर दिया। लेकिन अगर तुम हार गए तो? राजकुमारी शिविका बोली, यदि मैं हार जाती हूं तो मुझे तुमसे विवाह करना पड़ेगा, परंतु यदि तुम हारे तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो मेरे साथ अन्याय है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे द्वंद्व लड़ूंगी ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, अंशुमान ने कहा। तो राजकुमारी शिविका की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। इस मूर्ख के लिए यक्षलोक की राजकुमारी का मूल्य बस एक स्वर्ण मुद्रा है। उसने आश्चर्यपूर्वक मन में सोचा और बोली, नहीं, 2 स्वर्ण मुद्राएं? नहीं, ठीक है, मैं 3 स्वर्ण मुद्राएं और 2 लड्डू दूंगा, अंशुमान शिविका को लालच देते हुए बोला। शिविका को लगा कि अगर वो इसी तरह अंशुमान से बातें करती रहीं तो खुद भी विक्षिप्त हो जाएगी। वो किसी भी तरह इस मूर्ख से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए सहमति जताते हुए बोली, ठीक है, मुझे स्वीकार है। शिविका का उत्तर सुनकर धाय मां, देवेश और देवप्रिया ने अपना सिर नमे हिला दिया। उन्हें विश्वास है कि अंशुमान राजकुमारी शिविका को कभी भी नहीं हरा पाएगा। वहीं विजय को अंशुमान की ये गतिविधि समझ नहीं आ रही है। वो जानता है कि अंशुमान मूर्ख नहीं है,
परंतु उसके इस कृत्य का उद्देश्य उसकी समझ के बाहर है। राजकुमारी शिविका ने पास ही के एक दुकान से एक पत्र, कलम और स्याही खरीदी और अपने जीवन का पहला अनुबंध लिखा। मैं, यक्षलोक की राजकुमारी शिविका, ये अनुबंध तैयार कर रही हूं। जब वज्रगिरी शहर का युवक अंशुमान मुझे द्वंद्व युद्ध में हरा देगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। ये अनुबंध इस वचन का साक्ष्य है। मैं अपनी इच्छा से ये अनुबंध करती हूं और भविष्य में कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगी। राजकुमारी शिविका ने अनुबंध लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए और साथ ही साथ अपने हाथ की छाप भी उस अनुबंध पत्र पर छोड़ दी। मैंने तुम्हारे लिए अनुबंध लिख दिया है, अब बताओ हम कब और कहां लड़ेंगे? शिविका ने अनुबंध पत्र अंशुमान को देते हुए कहा। लड़ेंगे? पर क्यों? तुम हमेशा मुझसे लड़ना ही क्यों चाहती हो? कल भी तुमने मुझे बिना कारण ही मारा था, अंशुमान ने पूछा। तुमने ही तो मुझसे द्वंद्व युद्ध लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी ना, ताकि तुम मुझे हराकर मुझसे विवाह कर सको। तो क्या अब मुझसे भयभीत हो जो अब लड़ना नहीं चाहते? शिविका ने चिढ़कर कहा। मुझे क्या तुमने अपनी तरह मूर्ख समझ रखा है? अंशुमान हंसते हुए शिविका से बोला, मैंने कल तुम्हारा घूंसा खाया है और मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, तो फिर तुमने मुझसे वह अनुबंध पत्र क्यों लिखवाया? राजकुमारी शिविका ने प्रश्न किया। ये तो भविष्य के लिए अनुबंध है, जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा। अंशुमान उत्साहित होकर बोला, मैं बहुत अधिक परिश्रम करूंगा और शीघ्र ही शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर मैं तुमसे द्वंद्व लड़ूंगा। विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना पड़ेगा, अंशुमान ने मुस्कुराते हुए कहा और शीतल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। अंशुमान की बात सुनकर शिविका ठगी सी खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि अभी अभी एक मूर्ख ने उसे मूर्ख बनाया। क्या वो कभी भविष्य में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? शिविका के मन में एक विचार आया, मगर अगले ही क्षण उसने इस विचार को झटक दिया। उसे अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। वो अभी तक नहीं जान पाई है कि शीतल के पास वह दिव्य स्वर्ण फरसा कैसे आया था, और फिर उसे विजय को भी तो अपने साथ गुरुकुल आने के लिए मनाना है। लिहाजा अनिच्छा से क्रोध में अपने पांव पटकते हुए वो विवशता में अंशुमान के पीछे बढ़ गई। शिविका की दशा देखकर धाय मां भी मुस्कुरा दी और उसके पीछे चलने लगी। देवेश और देवप्रिया ने भी उनका अनुसरण किया। उन तीनों के लिए ही इस अनुबंध का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ कारण तो अवश्य ही रहा होगा अंशुमान के ऐसा करने के पीछे। लेकिन क्या? वहीं सबसे पीछे चलते हुए विजय अपने मन में सोच रहा है कि राजकुमारी शिविका इस समय क्या अनुभव कर रही होगी, और भविष्य में जब अचानक से अंशुमान उनके सम्मुख यह अनुबंध पत्र लेकर जाएगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो क्या होगा इस कहानी में आगे, आखिर क्या मंशा है? अंशुमान के इस अनुबंध पत्र पर राजकुमारी शिविका के हस्ताक्षर कराने के पीछे क्या वाकई में अंशुमान और शिविका के रास्ते भविष्य में एक दूसरे से मिलने वाले हैं, या अंशुमान किसी बात को लेकर पहले से ही तैयारी कर रहा है? मैं बहुत शक्तिशाली कैसे बनूंगा? अंशुमान ने शीतल से पूछा। मुझे पता है, शीतल उत्साहित होकर बोली। भैया, अगर आपको शीघ्रता से शक्तिशाली बनना है तो उसके लिए आपको कलरीपायटू का प्रशिक्षण लेना होगा। शीतल को आशा थी कि उसका भाई राजकुमारी शिविका को हराने में सफल हो जाएगा, ताकि उसके पास ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं हों और वो अपने लिए बहुत सारे खिलौने खरीद सके। ये कलरीपायटू क्या होता है? क्या ये स्वादिष्ट होता है? अंशुमान ने शीतल को देखते हुए पूछा। अरे नहीं भैया, कलरीपायटू कोई मिठाई नहीं होती। कलरीपायटू युद्ध लड़ने की एक अनोखी विद्या है। इसे सीखकर व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मुझे कलरीपायटू नहीं आता, लेकिन देवेश भैया, विजय भैया और देवप्रिया दीदी को कलरीपायटू आता है और वो बहुत शक्तिशाली भी हैं। शीतल ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उसे हंसी आ रही है कि उसका भाई बस खाने के बारे में ही सोचता रहता है। ओह, फिर तो मैं भी कलरीपायटू सीखूंगा और शक्तिशाली बन जाऊंगा, अंशुमान उत्साहित होकर बोला। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको औषधीय स्नान करना होगा, शीतल ने कहा। यह औषधीय स्नान क्या होता है? अंशुमान ने पूछा।
कलरीपायटू का अभ्यास करने के पहले और बाद में औषधीय स्नान करना पड़ता है। इससे हमारा शरीर थकता कम है और शक्तिशाली बनता है, शीतल अंशुमान को बताते हुए बोली। उत्तम, तब तो मैं भी औषधीय स्नान करूंगा, अंशुमान बोल पढ़ा। लेकिन मेरे पास उसके लिए औषधियां नहीं है, शीतल बोली। तो क्या हुआ, हम अभी औषधालय से औषधियां खरीदेंगे और घर जाकर औषधीय स्नान करेंगे, अंशुमान बोला। उनकी बातचीत सुनकर राजकुमारी शिविका ने अपना मुंह बना लिया। इस मूर्ख को लगता है कि बस स्नान करने भर से यह शक्तिशाली बन जाएगा, शिविका ने मन ही मन सोचा। धन्वंतरी औषधालय वज्रगिरी का सबसे बड़ा और प्राचीन औषधालय है, जो कि लगभग 100 सालों से वज्रगिरी में औषधियों की आपूर्ति करता है। यह शहर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित औषधालय है, जहां हर प्रकार की औषधि उपलब्ध रहती है। अंशुमान उन सब को लेकर इसी औषधालय में पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने औषधालय में प्रवेश किया, अलग अलग औषधियों की गंध उनकी नाक से टकराई। औषधालय लगभग पूरा खाली है। चूंकि आज शहर में यक्ष गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा थी, अतएव दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है। अंशुमान और उसके साथियों पर दृष्टि पड़ते ही एक दुबले पतले से सहायक ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। छोटे स्वामी, आपके यहां आने से हमें वास्तव में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आज्ञा करें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, सहायक ने हाथ जोड़ते हुए विनीत स्वर में कहा। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूं और उसके लिए मैं आपसे बहुत सारी औषधियां खरीदना चाहता हूं, अंशुमान अपने हाथों से इशारे करते हुए बोला। अंशुमान की बात सुनकर वह सहायक चौंक गया। उसने अंशुमान को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि छोटे स्वामी के पास औषधियों की सूची भी है या नहीं। आप एक क्षण रुकिए, मैं आपके लिए औषधियों की सूची बना देता हूं। नहीं, रुको, मैं अपनी औषधियां स्वयं चुनूंगा, अंशुमान ने कहा और औषधियों की ओर बढ़ गया, जो दीवार के साथ सटाकर रखी गई मेजों और रैकों के ऊपर रखी हुई हैं। ये स्वयं चुनेंगे? क्या इन्हें औषधियों के बारे में झांत भी है? अंशुमान का उत्तर सुनकर सहायक के मन में आया, लेकिन वो चुपचाप अंशुमान के पीछे चल दिया। अंशुमान को इस दुनिया में आए अधिक समय नहीं हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से उसे औषधियों के बारे में पता नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि कोई और भी नहीं जानता है। अंशुमान भलीभांति ये बात जानता है कि छाया उसकी चेतना से जुड़ी हुई है, और अगर छाया उसके साथ है तो भले ही उसे औषधियों के विषय में कुछ भी झांत न हो, वो कभी गलत औषधि नहीं चुन सकता। उसे अपने लिए भी कुछ औषधियां खरीदनी हैं, जो छाया ने उससे मंगवाई थी, ताकि कम अभ्यास में ही वो अपनी ऊर्जा और कलरीपायटू के दावों को सीख जाए। हालांकि वो ये काम बाद में विजय से भी करवा सकता है, लेकिन चूंकि अब वो खुद बाजार में था, तो उसने खुद ही औषधियां खरीदने का निर्णय लिया। वाह, ये तो बिल्कुल किसी नवजात शिशु की तरह दिखता है। कितना प्यारा है, मुझे ये औषधि चाहिए, अंशुमान ने औषधालय के सहायक से कहा। अंशुमान की बात सुनकर उस सहायक का दिमाग झन्ना गया। छोटे स्वामी को ये औषधि इसलिए चाहिए क्योंकि ये नवजात शिशु की तरह प्यारा है। क्या इनको इसका प्रभाव और इसकी महत्ता का पता भी है? वहीं राजकुमारी शिविका और धाय मां अंशुमान की बात पर मुस्कुरा दिए, क्योंकि एक मूर्ख से वो और आशा भी क्या कर सकते थे। देवेश और देवप्रिया ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन विजय उत्सुकता से अंशुमान के हाथ में रखी उस जड़ी को देख रहा है। उसे जानना है कि अंशुमान इस औषधि का क्या करने वाला है। अरे वाह, इन पुष्पों की सुगंध कितनी अच्छी है, मुझे यह भी चाहिए। वाह, ये बड़ा सुंदर है, ये भी रख दो। ये तो बहुत भयानक है, लोगों को भयभीत करने में काम आएगा। ये भी मुझे चाहिए, ये भी रख दो। ये तो देखने में ही बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे ये भी चाहिए। अंशुमान एक बार में एक वाक्य कहता और अगली औषधि की ओर बढ़ जाता, जबकि उसकी चुनी हुई औषधियों को देखकर सहायक स्तब्ध रह जाता। अंशुमान ने केवल अच्छी और रोचक दिखने वाली औषधियां ही खरीदी हैं। अगर ये कोई और वस्तु होती तो अलग बात होती, लेकिन ये औषधियां हैं, क्योंकि जरा सा गलत औषधि का सेवन शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। छोटी मालकिन, अंततः सहायक ने शीतल से सहायता की याचना की। क्या हुआ? शीतल ने चौंक कर पूछा।
क्या है कि छोटे स्वामी ने बहुत सारी औषधियां रखवा ली हैं? तो क्या तुम्हें भय है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है? मैं आपको बता दूं कि इन खूबसूरत सी दीदी के पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये अगर चाहें तो आपकी पूरी दुकान खरीद सकती हैं। इस समय शीतल ने राजकुमारी शिविका को अपना व्यक्तिगत कोष बना रखा है। शीतल का टका सा उत्तर सुनकर सहायक का मुंह बन गया। उसे पैसों की चिंता नहीं है। उसने बेबस आंखों से शीतल के पीछे खड़े देवेश और देवप्रिया पर नजर डाली ताकि वो उसकी मदद करें, लेकिन वो भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। उनकी नजरें बस अंशुमान पर ही टिकी हुई हैं। अरे भाई, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? भीड़ देखकर तो लगता है कि व्यापार में बहुत मुनाफा है। अचानक एक तेज आवाज ने औषधालय में उपस्थित हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। यहां तक कि अंशुमान ने भी अपनी नजरें दरवाजे की ओर फेर दीं। उसने देखा कि यह कुछ असभ्य से लोगों का समूह है। वो लोग एक एक करके दरवाजे से भीतर आ रहे हैं और उनकी संख्या देखते ही देखते 15-16 तक पहुंच गई। उनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कर रहा है, जो कद में थोड़ा नाटा और काफी मोटा है। उसके सिर के बाल भी लगभग पूरे झड़ चुके हैं। उसने औषधालय में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाईं और एक तेज आवाज में बोला, इस दुकान का स्वामी कौन है? उन लोगों को देखकर औषधालय का वह सहायक तेजी से उनकी ओर गया और अभिवादन करते हुए बोला, मैं आप लोगों की कैसे सहायता कर सकता हूं? क्या तुम यहां के स्वामी हो? उस गंजे व्यक्ति ने सहायक पर एक नजर डालकर पूछा। नहीं, लेकिन छटाक साउंड सजेशन ऑफ स्लैप। इससे पहले कि वो सहायक कुछ कहता, उस गंजे व्यक्ति ने उस सहायक को एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सहायक के गाल पर उसके हाथों के निशान उभर आए। गंजे व्यक्ति ने घूरते हुए उस सहायक से कहा, मैंने जब स्वामी को बुलाया था तो तुम आगे क्यों आए? तुरंत अपने स्वामी को बुलाकर लाओ। गंजे व्यक्ति के बर्ताव से वो सहायक स्तब्ध रह गया। उसने अपने हाथ से अपना गाल ढका और किसी मूर्ति की भांति वहीं पर जड़ होकर खड़ा रहा। यहां तक कि राजकुमारी शिविका और अन्य लोग भी उसके इस व्यवहार को देखकर हैरान हैं। उन्हें उस व्यक्ति के बुरे आचरण का कोई उचित कारण समझ नहीं आ रहा। क्या इनकी औषधियों के सेवन से किसी की मृत्यु हो गई है? राजकुमारी शिविका ने सोचा, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा है तो यक्षलोक की राजकुमारी होने के बाद भी उसके पास हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। परंतु फिर भी वो उस सहायक को इस तरह पिटता नहीं देख सकती। इससे पहले कि राजकुमारी शिविका उन लोगों से कुछ पूछती, उससे पहले ही उस गंजे व्यक्ति ने सहायक को एक जोरदार लात जमा दी। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जल्दी से अपने स्वामी को बुलाकर लाओ। गंजा व्यक्ति दहाड़ते हुए बोला। गंजे व्यक्ति की लात खाकर वो सहायक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस हमले की आशा नहीं थी, अतः वो असावधान खड़ा था। गंजे व्यक्ति के व्यवहार ने उसके आत्मसम्मान को झंझोड़ कर रख दिया, परंतु वो इस समय बेबस है। अपनी विवशता को देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। महोदय, मेरे स्वामी इस समय यहां उपस्थित नहीं है। यहां नहीं है? गंजा व्यक्ति गरजते हुए बोल पड्डिड्डा। जी, वो व्यापार के लिए नगर से बाहर गए हैं। वो 3 दिन बाद लौटकर आएंगे। अपने हाथों से चेहरे को छिपाते हुए सहायक जमीन से उठ खड़ा हुआ। ओह, अगर तुम्हारे स्वामी यहां नहीं है तो फिर तो मुझे तुमसे ही बात करनी पड़ेगी। गंजा व्यक्ति सहायक को देखते हुए बोला। जी। सहायक स्वयं को संभालते हुए बोल पड़ा। अरे, आप घबरा क्यों रहे हो? चलिए, मैं आपको अपने आने का कारण बताता हूं। गंजा व्यक्ति कुटिलता से मुस्कुराया। बात ऐसी है कि वज्रगिरी का प्रशासन एकदम सड़ गल चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूं। कहते हुए गंजा आदमी सहायक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। उसके डर से सहायक अपने हाथों से स्वयं को छिपाने का प्रयत्न करने लगा। गंजे की बातों से राजकुमारी शिविका और बाकी लोग भी हैरान थे। देखो, बात ऐसी है कि वज्रगिरी का प्रशासन नकारा हो चुका है। गंजा व्यक्ति बोला। दिनों दिन शहर में अशांति बढ़ती ही जा रही है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं तुम व्यापारी लोगों की परेशानी देख नहीं सकता, इसीलिए मैंने और मेरे मित्रों ने एक संस्था बनाई है जो व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी, है ना?
कितनी अच्छी बात। गंजे की बात सुनकर वो सहायक चकित और भ्रमित हो गया। वो आज से पहले किसी भी ऐसे अराजक, अनियंत्रित तत्व से नहीं मिला जिसने उसे परेशान किया हो, बल्कि उसकी नजर में इस गंजे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उन अराजक तत्वों के अधिक समीप था जिसने अकारण ही उसे चाटें और लात मारी थी। वो गंजा व्यक्ति मुस्कुराते हुए दोबारा बोला, अब हम लोगों का पूरा समय तुम व्यापारियों की सुरक्षा में ही निकल जाता है और हम लोग अपनी आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं कर पाते और तुम व्यापारियों से भी हमें बदले में कुछ नहीं मिलता। अब तुम ही सोचो कि ऐसे में हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे। तो अब हमने तय किया है कि हम हर व्यापारी से उनकी सुरक्षा के प्रतिफल में प्रतिमाह 3 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। क्या? जैसे ही गंजे व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की, सहायक चौंक उठा। शहर का सबसे बड़ा औषधालय होने के बाद भी धन्वंतरी औषधालय का मासिक मुनाफा बस 5-6 स्वर्ण मुद्रा तक ही सीमित है, वो भी तब जब व्यापार अच्छा हो। साधारण दिनों में तो मुनाफा पूरा 1 स्वर्ण मुद्रा भी नहीं हो पाता और ये लोग 3 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिमाह की मांग कर रहे हैं, यानी सालाना 36 स्वर्ण मुद्राएं। केवल वो सहायक ही नहीं बल्कि राजकुमारी शिविका भी स्तब्ध है। भले ही राज परिवार के लिए 3 स्वर्ण मुद्राएं कोई बड़ी धनराशि नहीं है, परंतु साधारण परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी राशि है। यहां तक कि नगर प्रमुख शिवदत्त का मासिक वेतन भी 7 स्वर्ण मुद्रा प्रतिमाह है। शिविका को पहले लगा कि कदाचित गलत औषधियों की वजह से किसी की मृत्यु हो गई है, परंतु ये तो अलग ही मामला था। ये लोग यक्ष साम्राज्य के भीतर उसी के नागरिकों से सुरक्षा शुल्क मांग रहे हैं। तुम लोगों होते कौन हो? व्यापारियों से सुरक्षा शुल्क लेने वाले। वज्रगिरी यक्ष लोक के अधीन है और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा नगर प्रमुख का उत्तरदायित्व है। शिविका क्रोध से उबलते हुए बोली, नगर प्रमुख किसी काम का नहीं है। गंजा व्यक्ति क्रोध में बोला, परंतु शिविका पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वाह, इतनी युंदर युवतियां, वो भी 3, परंतु क्या तुम तीनों थोड़ी प्रतीक्षा कर सकती हो? एक बार इससे निपट लूं, फिर वचन देता हूं कि तीनों को सुख के चरमोत्कर्ष तक लेकर जाऊंगा। गंजे व्यक्ति ने वासना भरी नजर राजकुमारी शिविका, शीतल और देवप्रिया पर डाली और अश्लीलता से हंस दिया। उसके पीछे खड़े उसके लोग भी हंस पड़े। तुम्हारा ये साहस भी कैसे हुआ? धाय मां गुस्से से बोली और राजकुमारी शिविका के सम्मुख खड़ी हो गई। उन्होंने हवा में एक तेज घूंसा छोड़ दिया, जिससे पारदर्शी हवा की एक तेज लहर गंजे व्यक्ति की तरफ बढ़ी। गंजे व्यक्ति ने जब धाय मां का वार देखा तो उसने भी हवा में एक मुक्का मारा। हल्के पीले रंग की एक हवा उसके हाथ से निकलते हुए धाय मां की फेंकी शक्ति से टकराई। टकराव काफी जोरदार था, जिससे धाय मां को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। गंजे व्यक्ति को अपना वार निरस्त करता देख धाय मां की आंखें फैल गईं। 6वें स्तर का योद्धा, कौन हो तुम? धाय मां ने आश्चर्य से पूछा। उनकी बात सुनकर बाकी सब लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। तुम भी तो 6वें स्तर की योद्धा हो, है ना? गंजा व्यक्ति मुस्कुराया। तो अगर इस युवती को 6ठे स्तर की योद्धा की सुरक्षा प्राप्त है तो स्पष्ट है कि इनका परिचय सामान्य तो नहीं होगा। बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए उसने दोबारा कहा, अगर ऐसा है तो यदि मैं इसका अपहरण कर लेता हूं तो बदले में मुझे बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है। तुम अपनी सीमा से ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें झांत भी है कि वो कौन है? धाय मां ने कहा। उससे क्या अंतर पड़ता है? अगर वो साम्राज्य की राजकुमारी भी हैं, तब भी अगर मुझे धन प्राप्त होता है तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। गंजा व्यक्ति कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया और अपने साथियों से बोला, बांध दो इन सबको। रुको, जिनके अपहरण का तुम प्रयास कर रहे हो वो यक्षलोक की राजकुमारी हैं। अगर तुमने ऐसी भूल की तो पूरे यक्षलोक की सेना तुम्हारे पीछे होगी और फिर तुम्हारा बचना असंभव है, भले ही तुम पाताल की गहराइयों में ही क्यों न छिप जाओ। धाय मां ने चेतावनी दी। उनकी नजर गंजे व्यक्ति के पीछे खड़े दर्जन भर लोगों पर टिक गई। अगर वो अकेली होती तो उन्हें कोई भय नहीं होता। वो अगर उन्हें हरा नहीं पाती तो भाग सकती थी, लेकिन राजकुमारी शिविका उनके साथ है।
उसकी सुरक्षा के प्रति वो सचेत है और उन्हें वो किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं डाल सकती थी। बड़े भैया, क्या वो सच में राजकुमारी है? मैंने सुना है कि आजकल एक राजकुमारी वज्रगिरी आई हुई है। गंजे के पीछे से एक आवाज आई। क्या तुम सच में राजकुमारी हो? गंजे ने शिविका को देखते हुए पूछा। हां, और अगर अब भी तुम लोग चुपचाप यहां से चले जाते हो तो हम वचन देते हैं कि इस बात को यहीं भूल जाएंगे, धाय मां बोली। अब क्या करें, ये तो सच में राजकुमारी है। अगर ये राजकुमारी है तो हम इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। मुझे तो बहुत भय लग रहा है। हम सब मरने वाले हैं। इस बार हमने राजकुमारी से अशिष्टता की है। हम सब निश्चित ही मरने वाले हैं। चलो, हम सब भाग चलते हैं। गंजे व्यक्ति के पीछे खड़े 16 लोग आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन उनमें से इस समय कोई भी भयभीत नहीं लग रहा। उनकी बातों और व्यवहार में इतना अंतर देखकर धाय मां भी समझ चुकी हैं कि यहां कुछ तो संदिग्ध है। तुम सब पहले से ही राजकुमारी की वास्तविकता जानते थे। तुम लोग वास्तव में यहां राजकुमारी के अपहरण के लिए ही आए हो, धाय मां ने गुस्से में गंजे व्यक्ति को घूरते हुए कहा। अचानक वहां हंसी का एक फव्वारा छूट पड़ा। हां, हम इस राजकुमारी के लिए ही आए हैं, गंजे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? कौन है ये गंजा व्यक्ति और वो एक छठे स्तर का योद्धा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में ये गंजे व्यक्ति की टोली पहले से ही राजकुमारी शिविका का अपहरण करने के इरादे से यहां पहुंची है? और अगर हां, तो क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे? बंदी बना लो इन सबको, गंजे व्यक्ति ने अपने आदमियों को संकेत करते हुए कहा। किसमें इतना साहस है? धाय मां उनका मार्ग रोकते हुए राजकुमारी शिविका के आगे खड्डीदी हो गई। साहस है, तभी तो राजकुमारी का अपहरण करने आए हैं। गंजा व्यक्ति मुस्कुराया और अपने साथियों से बोला, तुम लोग किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? आगे बढ़ो। गंजे व्यक्ति की बात सुनकर वो 16 लोग भूखे भेड़ियों की तरह आगे बढ़ने लगे। राजकुमारी, आप जाइए यहां से, इन्हें मैं देखती हूं, कहते हुए धाय मां भी उनकी तरफ बढ़ गई। तद्धाक धप, साउंड सजेस्शन ऑफ फाइटिंग। अचानक पूरे कमरे में लातों और घूंसों की आवाजें गूंजने लगीं। धाय मां ने अकेले ही उन 16 लोगों को रोक लिया। यद्यपि धाय मां 6वें स्तर की योद्धा है, फिर भी इतने सारे लोगों से लड़ने में उन्हें काफी समस्या हो रही है। धप, अचानक एक लात धाय मां को पड़ी और उन्हें 2 कदम पीछे हट जाना पड़ा। पीछे हटते ही उन्होंने अपना संतुलन बनाया और बाईं तरफ से एक वार रोका। दाईं तरफ से आ रहे एक घूंसे से झुककर बची और सामने से आ रहे एक व्यक्ति के पेट में घूंसा जड़ दिया। इसके बाद तुरंत मुद्दते हुए पीछे से आ रहे एक व्यक्ति की टांगों पर प्रहार किया। चलो लड़ते हैं, मैं युद्ध से ऐसे भाग नहीं सकती, राजकुमारी शिविका बोली। वो यक्षलोक की राजकुमारी है और अपनी आयु वर्ग की सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी। उसने सामने से आते हुए व्यक्ति पर एक वार किया। दोनों के मुक्के मिले और वो व्यक्ति झटके से पीछे की ओर लुढ़क गया। शिविका ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बगल से हमला कर रहे एक व्यक्ति का वार बाएं हाथ से रोकते हुए दाएं हाथ की कोहनी से उसके पेट पर जोरदार वार किया। पेट पर वार होने के कारण वो व्यक्ति आगे की ओर झुक गया तो शिविका ने अपने घुटने से एक तेज वार उसके चेहरे पर किया। वार घातक था और वो व्यक्ति अगले ही क्षण जमीन पर पसर गया। शिविका की तेजी और तकनीक एकदम उत्तम कोटि की है। उसका हर वार उत्कृष्टता का उदाहरण था। हालांकि अभी वो प्रारंभिक 4थे स्तर की योद्धा है, लेकिन फिर भी उन आदमियों के वश में नहीं आ रही थी। धाय मां और शिविका को लड़ाई में कूदता देखकर देवेश, देवप्रिया और विजय भी लड़ाई में कूद गए। शीतल उनको लड़हाते देखकर कुछ अत्यधिक ही उत्साहित हो गई। देवप्रिया, तुम छोटे मालिक और छोटी मालकिन की सुरक्षा करो और विजय, तुम मेरे साथ आओ, कहते हुए देवेश तेजी से शिविका और धाय मां की ओर बढ़ गया। हालांकि वो चारों पूरी जान लगाकर लड़ रहे हैं, मगर फिर भी लड़ाई 16 लोगों के मुकाबले 4 की है। राजकुमारी, आमने सामने की सीधी लड़ाई में तो हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं फरसा चलाऊं, परंतु पहले मुझे आश्वासन चाहिए कि मुझ पर हत्या का अभियोग नहीं चलाया जाएगा।
विजय एक वार बचाते हुए शिविका से बोला, आत्मरक्षा करने से पहले सोचा नहीं करते मूर्ख लड़के। धाय मां ने एक व्यक्ति को घूंसा जड़ते हुए बोला। धाय मां की स्वीकृति मिलते ही विजय ने तेजी से अपने कंधे पर टंगा फरसा उतारा और हमलावरों पर टूट पड़ा। हमलावर भले ही संख्या में अधिक हैं, लेकिन निशस्त्र हैं, अतः जल्द ही 4 हमलावर विजय के फरसे से घायल होकर जमीन पर पड्डी छे कराह रहे हैं। वाह बड़े भैया, मार डालो सबको, विजय भैया एक को भी मत छोड़ना। शीतल विजय को फरसा चलाता देखकर उत्साहित हो अपने छोटे छोटे हाथों से तालियां पीटने लगी। अपने सामने मार काट देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखने लगी है। वो खुशी से बार बार उछल पड़ती और आवाजें निकालते हुए अपने दल को प्रोत्साहित करती जा रही है। अपने दल के आदमियों को हारता देख गंजा व्यक्ति गुस्से में आ गया। उसने एक नजर विजय पर डाली, जो अपने फरसे से उसके 4 आदमियों को बुरी तरह घायल कर चुका था। गंजे व्यक्ति ने गुस्से से विजय को घूरा और अगले ही अपने हाथों को गोल गोल घुमाने लगा। अगले ही पल उसके हाथ में हवा का एक पारदर्शी गोला दिखाई देने लगा, जिसके अंदर भयंकर विद्युत प्रवाह हो रहा है। बिना विलंब किए उसने वो गोला विजय की ओर फेंक दिया। गोला सीधे विजय से टकराया और वो हवा में उड़ डहते हुए कमरे की दीवार से जा टकराया। उस शक्ति के असर से विजय बेसुध हो गया और अब मुकाबला 3 के विरुद्ध 12 का रह गया। शीतल के ही बगल में खद्दी देवप्रिया बड़ी बारीकी से इस लड़ाई का निरीक्षण कर रही है। विजय के बेहोश होने के साथ ही लड़ाई उनके हाथ से फिसलती जान पड्डी डीएचने लगी। वो भी लड़ाई में उतरना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि अंशुमान और शीतल की सुरक्षा भी आवश्यक है। अचानक उसका ध्यान अंशुमान की ओर गया और उसने पाया कि लड़ाई के बीच अंशुमान कहीं अदृश्य हो गया है। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां भी अंशुमान नहीं है। छोटे मालिक, वो वहां है, शीतल ने एक और संकेत करते हुए कहा तो देवप्रिया ने उस ओर देखा। अंशुमान उस सहायक के साथ एक मेज के नीचे डर कर छिपा हुआ है। उसके हाथ में अलग अलग औषधियां हैं, जो उसने उन लोगों के आने पहले उठाई होंगी। वो इतना अधिक डर चुका है कि अपने हाथों में पकड़ी हुई जड़ी बूटियों को लगातार फेंकता जा रहा है। नहीं, मुझे मत मारो, अंशुमान लगातार चीखता जा रहा है और जड़ियों को फेंकता जा रहा है। इसी बीच एक हमलावर उसके पास पहुंच गया और उस मेज को पलट दिया। उस हमलावर को अपने पास देखकर अंशुमान ने तुरंत दीवार से एक जलती मशाल उठाकर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। वो व्यक्ति इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मशाल सीधे उसके सिर पर पड़ी और वो व्यक्ति भरभरा कर वहीं पर ढेर हो गया। उस व्यक्ति को यूं बेहोश होता देखकर अंशुमान और डर गया। उसने तुरंत वो मशाल अपने हाथ से फेंक दी। मशाल सीधे उन औषधियों के ऊपर जाकर गिरी जिन्हें अंशुमान ने अपने लिए खरीदा था। शायद उन औषधियों में कोई ज्वलनशील औषधि रही होगी, जिससे एक तेज धमाका हुआ और वहां पर आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग लगभग पूरे कक्ष में फैल गई। किसी को भी पता नहीं चला कि अंशुमान ने ये आग जानबूझकर लगाई है। उधर लड़ाई लगातार राजकुमारी के दल के हाथों से फिसलती ही जा रही है। विजय के बेहोश होने के साथ ही हमलावर उन पर बढ़त बनाने लगे। इसी बीच गंजा व्यक्ति भी लड़ाई में उतर आया। तुम लोग जाकर उन नौसिखियों से निपटो, इस बुढ़िया को तो मैं देखता हूं, कहते हुए उसने एक घूंसा धाय मां को मारा। धाय मां ने अपने बाएं हाथ से उसके वार को रोका और दाएं हाथ से एक घूंसा गंजे व्यक्ति के पेट में जड़च दिया। घूंसे के असर से वो 2-3 कदम पीछे हट गया, मगर फिर तुरंत संभलते हुए एक आग की शक्ति धाय मां की ओर फेंक दी। धाय मां ने भी एक आग की शक्ति प्रत्युत्तर में फेंकी और धड्ढाम, साउंड सजेस्शन, धड्ढाम, दोनों शक्तियों के टकराने से एक विस्फोट हुआ और आग और तेजी से उस कक्ष में फैलने लगी। जान से मार दो, गंजे व्यक्ति ने अपने आदमियों को आदेश दिया और उन लोगों ने शिविका, देवेश और धाय मां को चारों ओर से घेर लिया। उन तीनों के लिए परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। यह सिर्फ समय की बात है कि वो कब तक उनके सामने टिक पाते हैं, क्योंकि उनका हारना लगभग तय है। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रहार करता, एक गर्म हवा का झोंका सबने महसूस किया। हर कोई आसानी से महसूस कर पा रहा है कि कमरे का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हो क्या रहा है? अचानक गंजा व्यक्ति चीखा। इस परिवर्तन से हर कोई स्तब्ध रह गया। हर किसी का मुंह खुला हुआ है
और आंखें फैली हुई हैं। पूरा औषधालय आग की लपटों से घिरा हुआ दिखाई दिखने लगा। हर किसी को अनुभव हो चुका है कि पूरे भवन में आग लग चुकी है और हर क्षण तेजी से फैलती जा रही है। यह औषधालय एक लकद्दी का भवन है, इसीलिए आग किसी अग्निदानव की तरह आगे बढ़ती जा रही है और नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। भागो यहां से, गंजे व्यक्ति ने कहा और तेजी से द्वार की ओर भाग गया। वो आग में जलकर इतनी बुरी मृत्यु नहीं चाहता है। उसके पीछे पीछे उसके सारे साथी भी जलते औषधालय से बाहर निकल गए। उन लोगों के जाते ही अंशुमान ने राहत की सांस भरी। बड़े भैया, छोटे मालिक, देवप्रिया चिल्लाई और अंशुमान को आग से बचाने के लिए तेजी से उसके पास गई। रुको, दूर हटो, मुझे मत मारो। अंशुमान ने देवप्रिया को धक्का दिया और तेजी से द्वार की ओर भाग गया। बाकी लोगों ने उसे बाहर जाते हुए देखा तो विजय को उठाकर वो भी द्वार की ओर बढ़ गए। हालांकि ये प्रक्रिया दिखने में बहुत लंबी है, लेकिन इसे घटने में बहुत ही कम समय लगा। औषधालय के बाहर जलते हुए भवन ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि यक्ष गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा के कारण आज बाजार में उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके हैं। वहां इस वक्त कम से कम 100 लोग इकट्ठा हैं। उसी समय गंजे व्यक्ति के नेतृत्व में उसके 11 लोग तेजी से दौड़ते हुए मकान से बाहर निकले। वो सब अचानक इस तरह आग लगने से विस्मित हैं। यद्यपि वो काफी उच्च स्तर के योद्धा हैं, परंतु फिर भी उनका शरीर नश्वर है और वो इस भयानक आग में जलकर तो कतई नहीं मरना चाहते हैं। अचानक गंजे व्यक्ति ने जलते हुए औषधालय को देखा और उसके आंखों में एक खूंखार भाव उभर आया। इस आग ने उसकी पूरी योजना को बर्बाद करके रख दिया। द्वार से किसी को भी बाहर मत आने देना। योजना तो विफल हो चुकी है, परंतु इनको हम इसी आग में जलाकर मारेंगे, गंजा व्यक्ति अपने साथियों से बोला। उसे नकाबपोश ने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए राजकुमारी शिविका का अपहरण करने का उत्तरदायित्व दिया था, जिसमें वो असफल रहा। अब यदि वो खाली हाथ वापस लौटता तो उसे डर है कि कहीं वो नकाबपोश उसकी हत्या न कर दे। अतएव वो उन सबको जीवित ही जलाकर मार डालना चाहता है, मगर अफसोस उसके लिए बहुत विलंब हो चुका है। जैसे ही गंजे व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसके साथी चौंक गए और इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाते, अंशुमान भागते हुए द्वार से बाहर आया और उनसे कुछ दूर आकर रुक गया। रुको, नहीं, मुझे मत मारे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? अंशुमान रोते हुए बोला। अंशुमान को देखते ही गंजे व्यक्ति की आंखों में खून उतर आया। उसे वज्रगिरी में अंशुमान की स्थिति के बारे में पता ही नहीं था। वो बस इतना जानता है कि इस औषधालय के अंदर के लोगों को बचकर नहीं जाने दे सकता। तुम लोग किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? मार डालो इसे, गंजा व्यक्ति अपने आदमियों पर भड़कते हुए बोला। उसकी बात आसपास खड़े लोगों ने भी सुनी और उनकी आंखों में खून उतर आया। अरे, ये तो छोटे मालिक हैं, कोई चीखा। ये लोग छोटे मालिक की हत्या करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति बोला। हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, तीसरी आवाज आई। छोटे मालिक की रक्षा करो, इन लोगों को मार डालो, मारो मारो। हर तरफ से बस मारो मारो की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। इससे पहले कि वो हमलावर कुछ समझ पाते कि आखिर माजरा क्या है, आसपास के लोगों की भीड़ ने तेजी से आगे बढ़कर उन्हें घेर लिया। उनमें से कुछ लोग अंशुमान की सुरक्षा के लिए उसे घेर कर भी खड़े हो गए। लोगों की भीड़ देखकर उन हमलावरों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और इन लोगों ने उन्हें क्यों घेर रखा है। यद्यपि वो सभी हमलावर उच्च स्तरीय योद्धा थे, परंतु सैकड़ों लोगों की भीड़ से लड़ना उनके लिए कठिन हो सकता है। ये लोग मूर्ख हैं क्या? गंजा व्यक्ति गुस्से से गरजा। उसने 2 कदम बढ़ाए और इसी दौरान हवा में 3 मुक्के छोड़ दिए। भीड़ में से 3 लोग जो उन लोगों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तत्काल पीछे की ओर लुढ़क पड़े। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? गंजा व्यक्ति दहाड़ते हुए बोला। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग उन पर हमलावर क्यों हो रहे हैं। शीघ्रता मत करो, चारों तरफ से घेर कर हमला करो और कुछ लोग और अतिरिक्त सहायता लेकर आओ। भीड़ में से एक आवाज आई, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। 2 लोगों ने कहा और तेजी से एक ओर बढ़ गए। वहीं अपने सामने का दृश्य देखकर
हमलावरों का दल स्तब्ध रह गया। सरदार, यहां क्या हो रहा है? ये लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? एक हमलावर ने गंजे व्यक्ति से पूछा। मुझे क्या पता कि ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं, गंजा व्यक्ति छिड़कर बोला। वो शपथ लेकर कह सकता है कि उसने इस भीड़ में से किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था, यहां तक कि वो तो इनमें से किसी से परिचित भी नहीं। पहले तो इस आग ने उसके अपहरण की पूरी योजना बर्बाद करके रख दी और अब बिना किसी कारण के इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। गंजे व्यक्ति को लग रहा है कि आज उसका भाग्य ही उसके विरुद्ध है। इसी समय राजकुमारी शिविका, धायमा, शीतल, देवेश और देवप्रिया भी विजय को सहारा देते हुए जलते भवन से बाहर निकल आए। विजय की मूर्छा टूट चुकी है, परंतु फिर भी देवेश उसको सहारा दे रहा है। अपने सामने का दृश्य देखकर वो लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। बाहर 5 लोग अंशुमान की सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि उस समय लगभग 100 लोगों ने उन हमलावरों को घेर कर रखा हुआ है। उन सबको सुरक्षित बाहर निकलता देखकर अंशुमान के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। उसने सीधे गंजे व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वज्रगिरी शहर में आकर मुझे हानि पहुंचाना इतना सरल होने वाला है? पूरे वज्रगिरी शहर पर मेरे दादाजी का राज चलता है और उनका राज चलता है मतलब मेरा राज चलता है। तुम्हारा इतना साहस कि मेरे ही शहर में आकर मुझ पर ही आक्रमण करने का प्रयास करो। तुम, गंजे व्यक्ति ने कुछ कहना चाहा, परंतु अंशुमान उसकी बात काटते हुए बोला, मैं किसी की गलती माफ नहीं करता। अब क्योंकि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तो इसका मूल्य तुम्हें अपने प्राणों से चुकाना होगा। इतना कहते कहते अंशुमान की आंखों में एक वहशी चमक आ गई। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? ऐसा क्या करने की ठान चुका है अंशुमान? कहीं मूर्ख सा प्रतीत होता अंशुमान गंजे व्यक्ति को मृत्यु का भागी तो नहीं बनाना चाहता? और आखिर किस कारण से 100 लोग इन सभी हमलवारों का मार्ग अवरुद्ध करके खड़ीड रहे हैं? अंशुमान के दादाजी दिलीप के कारण, या बात कुछ और ही है?